मिस्टर घोस्ट में आपका स्वागत है, जहां छायाओं में जान आती है और फुसफुसाहटें डरावनी कहानियों की बयां करती हैं। हमारे साथ जुड़े और दरिंदगी के सबसे अंधेरे कोनों की खोज करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयार रहे एक डरावनी सफर के लिए, जो रात के खत्म होने के बाद भी आपके विचारों में बस जाएगी। दिसंबर का महीना। आज बाकी दिनों से ठंड ज्यादा थी। ठंडी हवाएं चल रही थी। राजू अपनी चाइनीज की लारी के पास बैठा था, क्योंकि आज ठंड का वजह से गिराकी भी कम थी। तभी एक आवाज आती है और आवाज में ठंड की थरथराहट साफ महसूस हो रही थी। भैया, 2 चाइनीज मंचूरियन पार्सल कर दो ना जरा, और थोड़ा तीखा बनाना। यह आवाज वैभव की थी। वैभव एक साधारण सा दिखने वाला 26 साल का नौजवान लड़का था। वो इंफोटेक कंपनी में काम करता था। हाल ही में उसका ट्रांसफर जयपुर हुआ था। वो और उसकी वाइफ सनाया, जो पेशे से एक टीचर थी, आज ही अपना सारा सामान लेकर आज सुबह ही जयपुर पहुंचे थे। अपनी सारी सेविंग्स लगाकर और थोड़ी लोन लेकर यहां पर उन्होंने घर लिया था। कल सुबह ऑफिस में रिपोर्टिंग है, जल्दी उठ के निकलना पड़ेगा, वरना पहले ही दिन इंप्रेशन की धज्जियां उड़ जाएगी। वैभव मन ही मन सोच रहा होता है और उसके फोन की घंटी बजती है। फोन सनाया का था। कहाँ हो? कितनी देर? बहुत भूख लगी है, सनाया ने कहा। अरे आया बाबा, बस 2 मिनट, बन ही गया है, बोल के वैभव फोन काट देता है। हाँ भैया, कितना हुआ? 160 रुपए। ठीक है, यह लो। और वैभव वह से निकला पड़ता है। अपार्टमेंट के पास में ही लारी होने की वजह से वह पैदल ही आया था। थोड़ा सा चलते ही वैभव को पीछे से आवाज आई। मुड़कर देखा तो वह एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद लंबे बाल, सफेद लंबी दाढ़ी, धूल से सनी हुई चादर जिसे उसने अपने पूरे शरीर को ढका हुआ था। तुम वही हो ना जो माधवराज अपार्टमेंट 313 में रहने आए हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। हां, पर आपको कैसे पता? वैभव ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। वहां सनाया घर के सामान को अपनी अपनी जगह रख रही थी। तभी उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है। उसे लगा कि शायद वैभव होगा। आ गए। कहाँ रह गए थे? भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। सुबह से चिप्स के अलावा और कुछ नहीं खाया। लाओ, अभी मैं डिश में परोस देती हूँ। ऐसा बोल के वो पीछे मुड़ी, पर पीछे कोई नहीं था। दरवाजा वैसे ही बंद था। वो थोड़ा घबराई कि उसने जो महसूस किया वो सच था या स्ट्रेस की वजह से उसे ऐसा आभास हुआ। वैभव के ऐसे सवाल करने पर वह बूढ़ा आदमी पलट कर जाने लगा और बड़बड़ाने लगा। गलत किया, नहीं आना चाहिए था तुम्हें यहां, गलत किया। वैभव कोई प्रत्युत्तर नहीं दे पाया और उसे जाते हुए देखता रहा। धीरे धीरे वह बूढ़ा आदमी कोहरे में समा गया। एक तेज गाड़ी के हॉर्न ने उसका ध्यान भंग किया और वो फिर चलने लगा अपने घर की ओर। यहां सनाया ये तय नहीं कर पा रही थी कि उसने जो देखा वो भ्रम था या कुछ और। सनाया सोच ही रही थी कि उतने में डोरबेल बजती है और वो चौंक जाती है। वैभव था। दोनों यह बात एक दूसरे को बताना चाहते थे, पर ना बताना ही बेहतर समझा। रात के 2 बजे थे। वैभव सो चुका था, पर सनाया की नींद कोसों दूर थी। थोड़ी थोड़ी देर वह बस करवटें बदल रही थी। बेडरूम में डिम लाइट जल रही थी और सनाया अपने ख्यालों में डूब रही थी। वैभव से वो पहली मुलाकात, पहली डेट, घर वालों को मनाने की कोशिशें, और आज देखते देखते उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे। डिम लाइट के उस बल्ब में मानो उसे सब दिख रहा था। अचानक से वो चौंकी। उसे लगा कि कब्र के पास कोई है जो उसे घूरे जा रहा है। अंधेरा ज्यादा होने का वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया।
वो हिम्मत करके उठी पर वहां पर कोई नहीं था। वो डरी हुई थी। ये दूसरी बार था जब उसको ऐसा लगा कि उसे कोई देख रहा है। वो घबरा के कंबल पूरा सर पे ओढ़ कर सो गई। थोड़ी देर सोई ही थी कि उसकी आंख खुल गई। उसको लगा जैसे मौत सड़ रहा हो। उस बदबू से उसका सर फटे जा रहा था। उसने बाजू में देखा पर वैभव वहां पर नहीं था। वो घबराई। वो किचन में गई कि शायद वो पानी पीने उठा हो पर वो वहां पर भी नहीं था। वो हॉल में आई पर वहां पर भी वैभव नहीं था। उसे महसूस हुआ कि इस रूम में ठंड कुछ ज्यादा ही ठंड के मारे उसका पूरा बदन कांप रहा था। वो बेडरूम की ओर जा ही रही थी कि तभी वो बदबू फिर से आने लगी। उसको लगा पीछे कोई है। वो मुड़ी और उसके होश उड़ गए। दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी जो उसे ही घूर रही थी। धीरे धीरे वो उसके पास आने लगी। जैसे जैसे वो पास आ रही थी वैसे वैसे ठंड और बदबू बढ़ रही थी। वो चीखना चाहती थी, वहां से भागना चाहती थी, पर जैसे किसी ने उसके शरीर को जकड़ लिया हो ऐसा महसूस कर रही थी। वो औरत अब उसके बिल्कुल पास थी। सनाया अपनी आंखें बंद करना चाहती थी पर कर ना सकी। उसने उस औरत की ओर देखा। काले लंबे बाल, पीली आंखें, आधा जला हुआ शरीर जिसमें से थोड़ा धुआं भी निकल रहा था। वो बदबू उसी औरत में से आ रही थी। वो पास आई और कहा, वो आएगा और तुम्हें भी जला देगा, सबको मार देगा। चले जाओ यहां से अगर जान प्यारी है तो। सनाया की आंखें खुल गई। वो डरी हुई थी। उसकी नजर घड़ी पर गई। सुबह के 9 बजे हुए थे। दिसंबर की ठंड में भी उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसका सिर अभी भी दर्द कर रहा था। उसने एक हाथ से अपने सिर को दबाते हुए सोचा कि सच में यह एक सपना था। मैंने तो उसे खुद महसूस किया था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ। ऐसा सोचते सोचते उसे वैभव का ख्याल आया। उसने देखा वैभव वहां पर नहीं था। उसने पूरे घर में उसे ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। फिर उसकी नजर टेबल पर रखी एक चिट्ठी पर गई। तुम बहुत गहरी नींद में थी और कल से थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुमको नहीं जगाया। मैं ऑफिस जा रहा हूं। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और लंच में वहां कर लूंगा। तुम अपना ख्याल रखना, वैभव। फिर सनाया घर के कामों में व्यस्त हो गई। काम करते करते उसे एक ही ख्याल आ रहा था कि कल उसने जो महसूस किया वो सच में एक सपना था या फिर कुछ और। दोपहर के 1 बजे वैभव ने सनाया को मैसेज किया, आज मैं 7 बजे आ जाऊंगा। डिनर मत बनाना, हम बाहर खा लेंगे। रात के 11 बजे दोनों डिनर करके घर पहुंचे। दरवाजा खोलते ही सनाया को जलने की बदबू फिर से आने लगी। उसने वैभव की ओर देखा और कहा, वैभव क्या तुम्हें कुछ जलने की बू आ रही है? नहीं तो क्यों? वैभव ने पूछा। नहीं कुछ नहीं, बोल के सनाया ने दरवाजा बंद कर दिया। रात के 2 बजे फिर से जलने की बदबू की वजह से सनाया की आंख खुल गई। फिर से वही सब कुछ महसूस हुआ। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। सनाया बेचैन सी रहने लगी थी। रविवार की सुबह 9:30 बजे वैभव सोफे पे बैठा था। एक हाथ में न्यूज़पेपर और दूसरे हाथ में कॉफी मग। वैभव की नजर सोच में डूबी हुई सनाया पर जा रुकी। क्या हुआ सनाया? काफी दिनों से देख रहा हूं, तुम कुछ बेचैन सी दिख रही हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वैभव ने कॉफी मग को टेबल पर रखते हुए पूछा। कुछ ठीक नहीं है वैभव। जब से हम यहां आए हैं तब से रोज रात को डरावने सपने आते हैं। सनाया और कुछ बोले उसे पहले किचन में से कुछ गिरने की जोर से आवाज आती है। दोनों भागकर किचन में जाते हैं। यहां तो कुछ नहीं है, तो ये आवाज आई कहां से? वैभव ने पीछे खड़ी सनाया से पूछा।
सनाया भौचक्की रह गई। उसने वैभव के पीछे उसी आधी जली हुई औरत को देखा जो वैभव को घूरे जा रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? वैभव ने सनाया से पूछा। सनाया ने डरते हुए उस औरत की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, वैभव, वो। और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। सनाया। वैभव सनाया के मुंह पे पानी छिड़कते हुए। सनाया अब धीरे धीरे होश में आ रही थी। बैंक गॉड, तुम्हें होश आ गया, मैं कितना डर गया था मालूम है तुम्हें? सनाया का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला। तुम किसी की ओर इशारा कर रही थी? ऐसा क्या देखा तुमने? वैभव ने पानी का गिलास हाथ में देते हुए पूछा। सनाया ने थोड़ा पानी पिया और फिर सब बता दिया कि पिछले 10 दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ। आज भी उसने वो औरत देखी थी वैभव के पास और जिसे देख के वो बेहोश हो गई। वैभव कुछ सोच में डूब गया। उसको वो बूढ़े आदमी की बात याद आ गई, लेकिन सनाया को कुछ नहीं बताया। वो सनाया को और डराना नहीं चाहता था। देखो, ज्यादा मत सोचो, थोड़ी देर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। वैभव बेड से खड़े होते हुए बोला। दूसरे दिन ऑफिस में वैभव कुछ सोच में डूबा था, तभी रवि की नजर उस पर पड़ती है। रवि वैभव का दोस्त था। वैसे तो वैभव को कंपनी ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसके फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से उसने बहुत से दोस्त बना लिए थे। उनमें से एक था रवि। रवि और वैभव लंच साथ में ही करते थे, इसलिए वो उसे लेने आया था। लंच करते करते भी उसका ध्यान सनाया की बातों पर ही था। क्या हुआ वैभव, कुछ परेशानी है? रवि ने पूछा। नहीं तो क्यों, क्या हुआ? मैं कब से बोल रहा हूं, तुम कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे। सुबह से कुछ परेशान से लग रहे हो, कुछ तो बात है वैभव। अब बता भी दो, शायद मैं कुछ काम आ सकूं। रवि ने पानी का गिलास भरते हुए कहा। अरे यार, कल सनाया अचानक बेहोश हो गई और जब होश में आई तो उसने कहा। वैभव ने सारी बात रवि को बता दी। यह सब वहम है और कुछ नहीं, ज्यादा मत सोचो। देखो, तुम लोग अभी अभी यहां आए हो, नया शहर है, नए लोग हैं। स्ट्रेस और थकावट की वजह से उसे ऐसा आभास हो गया होगा। थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। और रही बात उस बूढ़े आदमी की, तो हो सकता है वो मजाक कर रहा हो। रवि ने शांति से वैभव को समझाया। जवाब में वैभव ने हां में सर हिला दिया। वो अभी भी रवि की बातों से पूरी तरह सहमत नहीं था और यह बात रवि भी जान चुका था। सुनो, मेरा एक दोस्त है डॉ आनंद, वो एक साइकोथेरेपिस्ट है। रवि ने हाथ पोंछते हुए कहा। तो तुम यह कहना चाहते हो कि सनाया पागल है? वैभव न चिढ़ते हुए कहा। अरे ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता कि जो पागल हो वही साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। ऐसे भी लोग जाते हैं जो स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो या रातों को नींद ना आती हो। तुम उनसे मिल तो लो, मैं उनसे बात कर लूंगा। रवि ने वैभव के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। अच्छा, मैं सनाया को लेके वहां हो आऊंगा। शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए, वैभव ने कहा। व्हाट नॉनसेंस, मैं कोई साइकोथेरेपिस्ट के पास नहीं आने वाली। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं? मैं कहीं नहीं आने वाली वैभव, सनाया ने गुस्से से कहा। वैभव ने सनाया का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, देखो सनाया, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं, लेकिन जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसे भी तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आज पूरा दिन तुम्हारे लिए चिंतित था, खुद के लिए ना सही मेरे लिए। चलो
सिर्फ एक बार, अगर तुम्हें ठीक ना लगे तो दोबारा नहीं जाएंगे। सनाया ने वैभव की ओर देखा। उसके चेहरे पे उसके लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सनाया ने हाँ में सर हिला दिया। ग्रेट, कल 6 बजे की अपॉइंटमेंट है। यह कहकर वैभव बेडरूम में चला गया। दूसरे दिन शाम के 6 बजे वैभव ने एक कैब टैक्सी बुक करवाई थी। कार अपनी तेजी से आगे बढ़ रही थी। वैभव अपने फोन में बिजी था। सनाया ने अपने साइड की विंड स्क्रीन नीचे की। दिसंबर की ठंडी प्राकृतिक हवा का झोंका मानो सनाया के गालों को सहला रहे थे। थोड़ी देर के लिए सनाया सब कुछ भूल गई थी। उसने विंड स्क्रीन पूरी खोल दी और अपना चेहरा बाहर निकाल दिया। उसके खुले बाल मानो समुद्र की लहर की तरह लहरा रहे थे। तभी अचानक उसके चेहरे से छूकर कुछ गुजरा, कुछ रेशम के कपड़े जैसा, और उसमें बसी सड़े हुए मांस की बदबू। सनाया ने चौंक कर चारों ओर देखा, पर वहां पर कुछ नहीं था। उसने अपना चेहरा अंदर किया और विंड स्क्रीन बंद कर दी, लेकिन वो गंध अभी भी उसे आ रही थी। वैभव अभी भी अपने फोन में बिजी था। वो कुछ बताए उसे पहले ही अचानक गाड़ी रुक गई। सर, निर्मल आर्केड आ गया। ड्राइवर अपने रियर व्यू मिरर में से पीछे देखते हुए बोला। एक बड़ा कमरा जिसके बीच में एक बड़ा मुलायम सोफा, उसके ठीक सामने एक बड़ी सी चेयर, बीच में एक बड़ा कांच का टेबल जिस पे कुछ किताबें और लिखने के लिए डायरी और पेन थी। कमरे की दीवार पे पॉजिटिव थॉट्स वाली पेंटिंग्स थी। हेलो डॉक्टर, मैं वैभव, रवि का दोस्त। वैभव ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। हेलो, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। रवि ने आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था। डॉक्टर ने हाथ मिलाते हुए कहा। दोनों सोफे पे बैठ गए और डॉ आनंद डायरी और पेन लेके सामने वाली चेयर पे। हाँ सनाया, मुझे शुरू से बताओ, कब से यह हो रहा है? क्या हो रहा है और कब हो रहा है? डॉ ने अपनी डायरी खोलते हुए कहा। सनाया ने सारी बात विस्तार से डॉ आनंद को बता दी। देखो सनाया, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये सब तुम्हारे वहम हैं। भूत जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। सनाया, हमारा दिमाग एक मेमोरी चिप जैसा होता है जो देखी हुई सारी बातों को स्टोर करती है। तुमने जो महसूस किया वो बस तुम्हारे दिमाग का छलावा है और कुछ नहीं। कभी कभी हम जो देखते हैं, पूरा दिन सोचते हैं, वही हमें रात को सपने में नजर आता है। कभी कभी तो दिन में भी दिखाई देता है, जैसे तुम्हें वो लेडी दिखी वैभव के पास। यह सब होता है स्ट्रेस, डिप्रेशन और अकेलेपन की वजह से। कोई हॉरर फिल्म देखी हो या नॉवेल पढ़ी हो और फिर उसके बारे में सोचने लगी हो, तो भी यह पॉसिबल है। ऐसी कंडीशन में एक छोटी सी आवाज से भी इंसान डर जाता है। तुम्हें इनसे बाहर आना होगा। सनाया, पॉजिटिविटी लाओ। अच्छा सोचोगी तो सब अच्छा होगा। तो अब आगे क्या करना है? वैभव ने पूछा। मैं मेडिसिन दे रहा हूं, पर मेरा मानना है कि अगर यह बुरे विचार करना छोड़ दे तो मेडिसिन की कोई जरूरत ही नहीं। फिर भी अगर मेडिसिन से भी कुछ फर्क न पड़े तो हम थेरेपी स्टार्ट कर देंगे, डॉ ने मेडिसिन देते हुए कहा। रात के 3 बजे जलने की गंध की वजह से सनाया की आंखें खुल गई। अलमारी के पास 2 पीली आंखें थी जो उसी को घुरे जा रही थी। वो डर गई। उसने रजाई से खुद को पूरी तरह से ढक लिया। थोड़ी देर बाद जब उसने रजाई हटाई तो वो औरत बिल्कुल उसके सर के पास बैठी थी और उसे ही घुरे जा रही थी। वो कुछ करती उसे पहले ही वो औरत उस पे चढ़ गई। औरत ने सनाया के दोनों हाथों को पकड़ लिया।
सनाया चीखना चाहती थी, वैभव को जगाना चाहती थी, पर उसका पूरा शरीर बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। गंध की वजह से सनाया अपना होश खो रही थी। फिर वो औरत सनाया के कान के पास आकर फुसफुसाई, दुनिया का कोई डॉक्टर तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। सनाया की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। सुबह 7 बजे अलार्म की आवाज से सनाया की नींद टूटी। उसको रात को हुआ वो सब याद आया। वो वैभव को बताना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि वैभव इसे दिमाग का वहम बताकर बात को टाल देगा, इसलिए वैभव को ना बताना ही बेहतर समझा। ऑफिस में वैभव को सनाया का ख्याल आया। उसने कॉल किया, लेकिन सनाया ने नहीं उठाया। 2 बार, 3 बार, 4 बार सनाया ने कॉल नहीं उठाया। वैभव घबराया। वो तुरंत घर की ओर निकला। उसने चाबी से घर खोला। घर में दाखिल होते ही उसकी नजर सनाया पर पड़ी। वो स्तब्ध रह गया। सनाया! वो चीखा और सनाया की ओर दौड़ा। सनाया बाथरूम के पास बेहोश पड़ी थी। उसके सिर से खून भी निकल रहा था। वैभव की चीख सुनकर आस पड़ोस वाले लोग भी आ जाते हैं। सनाया को हॉस्पिटल ले जाया गया। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? वैभव ने चिंतित होकर पूछा। हाँ, अब सब ठीक है। कमजोरी या स्ट्रेस की वजह से चक्कर आ गए होंगे और सिर किसी भारी चीज से टकराया, इसलिए खून निकल रहा था। लेकिन अब सब ठीक है। उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। पर एक बात समझ में नहीं आई। क्या? वैभव ने तुरंत पूछा। सनाया के दोनों हाथों पे जलने के निशान थे। वो कहां से आए? कुछ हुआ था? डॉक्टर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। नहीं तो आज सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, वैभव ने बताया। ठीक है, मैं चलता हूं, ऐसा बोलकर डॉ रूम से बाहर चले गए। वैभव सनाया के पास बैठता है। उसने देखा सनाया के हाथ पे जलने के निशान थे, वो भी ऐसे वैसे नहीं मानो किसी ने जलते हुए हाथ से उसका हाथ पकड़ा हो। वैभव घबरा जाता है। उसे सनाया की हर बातें याद आती है। जली हुई औरत का दिखना, वो गंध, यह कोई दिमाग का वहम नहीं। जरूर कुछ गड़बड़ है। जब से हम इस घर में आए हैं तब से यह सब हो रहा है। कहीं सच में कोई भूत प्रेत? जो भी हो, मैं इसका पता लगा के रहूंगा। वैभव सनाया की ओर देखते हुए सोचता है। तभी सनाया को होश आने लगता है। सनाया, कैसा लग रहा है अभी? और क्या हुआ था तुम्हें? वैभव ने सनाया का हाथ पकड़ते हुए कहा। सनाया रोने लगती। वो औरत मार डालेगी मुझे, प्लीज मुझे बचा लो वैभव, सनाया ने रोते हुए कहा। विस्तार से बताओ सनाया, क्या हुआ था? वैभव ने कहा। सनाया ने रात की सारी बातें बता दी। और जब सुबह तुम ऑफिस के लिए निकले और मैं नहाने जा रही थी, तभी मुझे लगा कि मेरे हाथों पे कुछ जल रहा है। देखा तो मेरे हाथों की चमड़ी में से धुआं निकल रहा था। मैं बहुत डर गई थी वैभव। जैसे ही मेरी नजर आईने पे पड़ी, मैंने खुद को पूरा जला हुआ पाया और अचानक पूरे घर में किसी औरत की जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। आवाज इतनी जोर से और इतनी डरावनी थी कि मैं वही बेहोश हो गई। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, सनाया को बाहों में भरते हुए कहा। दोनों वापस घर आ गए। सनाया आराम कर रही थी कि तभी घर की डोर बेल बजी। वैभव ने दरवाजा खोला। अरे सविता जी, आइए आइए, वैभव ने अंदर आने का इशारा करते हुए कहा। सविता वैभव और सनाया की पड़ोसन थी जो फ्लैट नंबर 312 में रहती थी। कैसी है सनाया की तबीयत? सविता ने पूछा। ठीक है, अभी तो वो आराम कर रही है। चलो तो मैं बाद में आती हूं, ऐसा बोलकर सविता जाने लगती है। रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज जरा बैठिए, वैभव ने रोकते हुए कहा। बोलो वैभव, क्या बात है? सविता ने
बैठते हुए कहा। इस घर में कुछ हुआ था क्या? वैभव ने पूछा। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। जब से हम यहां आए हैं तब से सनाया को एक औरत दिखती है, आधी जली हुई। पहले मुझे लगा यह सब उसका वहम है, पर अब लगता है शायद सनाया सच बोल रही है, वैभव ने कहा। यह सब सुनकर सविता के मुंह से एक ही शब्द निकला, सरला। सरला? कौन सरला? वैभव ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। 10 साल पहले यहाँ एक पति पत्नी रहते थे, सरला और मंगेश। बहुत खुश थे वो, नए नए यहाँ आए थे। सरला ने मानो इस घर को स्वर्ग बना दिया था। उसकी एक बेटी थी पिंकी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी पिंकी की तबीयत बिगड़ने लगी। पता चला उसे कैंसर हो गया है। उसके इलाज के लिए उन लोगों ने जेवरात, अपनी गाड़ी, यहाँ तक कि अपना घर भी गिरवी रख दिया। लेकिन एक दिन सुबह पता चला पिंकी इस दुनिया में नहीं रही। सरला और मंगेश पे मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। किस्मत ने मानो उन लोगों की पूरी जिंदगी की खुशी छीन ली थी। सरला बेटी के गम में पागल सी हो गई थी और मंगेश को भी दारू की लत लग गई थी। एक दिन अचानक उनके घर से सरला की चीखने की आवाज आने लगी। सब इकट्ठा हो गए। दरवाजा अंदर से बंद था। हमने दरवाजा तोड़ा तो सरला जल रही थी। शायद बेटी के गम में उसने खुद को आग लगा दी थी। हमने किसी तरह आग बुझाई, पर तब तक सरला आधी जल रही थी। उसके शरीर में से धुआं निकल रहा था। हॉस्पिटल में ले जाए उसे पहले उसने दम तोड़ दिया। और मंगेश, वो कहाँ है? वैभव ने तुरंत पूछा। वो उस रात से लापता है। सरला के अंतिम संस्कार में भी वो नहीं आया। पुलिस ने बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। फिर? वैभव ने पूछा। फिर यह घर मिस्टर मिसेस तिवारी ने खरीद लिया, पर रोज के झगड़े की वजह से उस औरत ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली और वो आदमी फिर अमेरिका चला गया और फिर तुम लोगों ने यह फ्लैट उनसे खरीद लिया। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि अब मैं क्या करूं। हम इस घर को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि लाखों का लोन लेकर हमने यह घर लिया है, वैभव ने हताश होकर कहा। तुम एक काम क्यों नहीं करते? सनाया को थोड़े दिन उसकी माँ के पास भेज दो, जिसे उसका मूड भी अच्छा हो जाएगा। तब तक हम सोचते हैं कि आगे क्या करना है। वैसे भी वो औरत सिर्फ सनाया को ही दिखती है, सविता ने कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं आज ही उसे बात करके उसे भेज देता हूं। जैसे तैसे करके वैभव ने सनाया को मना ही लिया और सनाया को 1 हफ्ते के लिए उसकी माँ के घर भेज दिया। वैभव ने यह बात रवि को बताई। रवि ने हंसते हुए कहा, चलो मैं आज रात तुम्हारे घर ही रुकता हूं, देखता हूं कौन सी औरत तुम्हें तंग करती है। वैभव ने भी हाँ में सर हिलाया। फ्लैट नंबर 313, रवि ने घर के अंदर आते हुए कहा। दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे, तभी किचन से कुछ आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों किचन में गए पर वहां कोई नहीं था। चूहा होगा शायद। बहुत सोचो मत, चलो सो जाते हैं, बहुत नींद आ रही है, रवि ने किचन से बाहर जाते हुए कहा। रात के 2 बजे वैभव को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो उठ के बाहर हॉल में जाता है। वहां डाइनिंग टेबल पर रवि बैठा था। रवि, इतनी रात को क्या खा रहे हो? वैभव ने रवि से पूछा। कोई जवाब नहीं मिलने पर वो उसके पास गया और देखते ही 2 कदम पीछे चला गया। रवि के एक हाथ में कांच का टुकड़ा और दूसरे हाथ में चाकू था। वो कांच खा रहा था और चाकू से अपने हाथों को चिर रहा था और वही खून मानो आम चूस रहा हो वैसे अपने हाथ को चूस रहा था। वैभव का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक ठंडे हवा के झोंके ने उसे हिला के रख दिया। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। वो डर गया। जैसे ही उसकी नजर रवि पे पड़ी वो भौचक्का सा हो गया। वो औरत रवि के कंधों पर बैठी थी। उसकी पिली पिली आंखें गुस्से से रवि को ही देख रही थी। वो गंध उसे भी आ रही थी जिसकी बात सनाया रोज करती थी। वैभव ने अपनी आंखें बंद कर दी और भगवान का नाम लेने लगा।
थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो रवि जमीन पे पड़ा था और उसके मुंह और हाथों से खून निकल रहा था। वैभव ने एम्बुलेंस को कॉल किया। डॉ भी देखकर हैरान थे और थोड़ी देर बाद डॉ ने रवि को मृत घोषित कर दिया। वैभव यह खबर सुनकर माथे पे हाथ रख कर नीचे बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसने अपना खास दोस्त खो दिया था। जैसे ही रवि के बारे में सनाया को पता चला वो तुरंत वैभव के पास आ गई। दूसरे दिन सुबह सविता उन लोगों के घर आई। आइए सविता जी, सनाया ने अंदर आने का इशारा करते हुए कहा। वैभव के दोस्त के साथ जो हुआ वो देखते हुए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को कहीं और चले जाना चाहिए, सविता ने सनाया को बताया। हम ऐसे नहीं जा सकते सविता जी, हमने बहुत बड़ी रकम का लोन ले रखा है। वैभव बेडरूम से बाहर आते हुए बोला। पता नहीं यह सब कब तक चलेगा, सनाया ने मायूस होते हुए कहा। सुनो, मेरे ध्यान में एक तांत्रिक बाबा है, भैरव नाम है उनका। काला जादू, भूत प्रेत को वश में करना, यह सब उनके मानो दाएं हाथ का खेल है। तुम एक बार उनसे मिल तो लो, शायद वो तुम्हारी कोई हेल्प कर सके। भीम घाट के पास ही उसका घर है, सविता ने कहा। ठीक है, आज शाम को ही हम दोनों वहां हो आएंगे। शुक्रिया, वैभव ने तुरंत कहा। शाम को वो भीम घाट पहुंच गए। एक छोटा सा घर, एक रूम और किचन, एक काली माता की मूर्ति जिसके पास धूप जल रही थी, जिसका धुआं पूरे घर में फैला हुआ था। उस धुएं को चीरते हुए एक आदमी बाहर आया। किसको मिलना है? आदमी ने पूछा। जी वो हमें तांत्रिक भैरव से मिलना है, वैभव ने कहा। जी कहिए। मैं ही हूं भैरव। दोनों थोड़े चौंक गए। हर तांत्रिक काला कुर्ता, गले में मालाएं और हाथ में ढेर सारी अंगूठियां नहीं पहनता मिस्टर, भैरव ने हंसते हुए कहा। फिर दोनों ने वक्त ना गवाते हुए सारी बातें बता दी। भैरव कुछ सोचने लगा। थोड़ा सोचने के बाद बोला, कल अमावस है, कल उसकी ताकत 2 गुनी हो जाएगी। हो सकता है वो तुम लोगों पर हमला भी कर दे। हमें जो करना है कल ही करना पड़ेगा। हमें आपके घर में उसकी मुक्ति के लिए यज्ञ करना पड़ेगा, वो भी रात को। कल मैं रात को 11 बजे आ जाऊंगा। भैरव ने 4 नींबू लिए जो मूर्ति के पास थे, उस पे कंकु लगा हुआ था। उसने कुछ मंत्र फूका और वैभव को दे दिए और कहा, इन नींबुओं को चारों दिशा में रख देना और एक बार रखने के बाद इसे वहां से हटाना नहीं। वैभव ने हाँ में सर हिलाया और वो दोनों वहां से चले गए। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सविता जी के घर के बाहर भीड़ जमा थी। दोनों वहां पहुंचे और देखते ही स्तब्ध हो गए। सविता जी की लाश पंखे से लटकी हुई थी। उसके शरीर पर कुछ कुछ जगह जलने के निशान थे। पुलिस लाश को नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी और उसका पति रो रहा था। दोनों यह देखकर हैरान रह गए थे। उन्हें यकीन हो गया था कि तांत्रिक की बात सविता जी ने बताई, उसी का बदला लिया सरला ने। दोनों को घर पे जाने से डर लग रहा था। अभी तो आज की रात और कल का पूरा दिन उन लोगों को बिताना था। वैभव ने चारों दिशा में नींबू रख दिए। पूरी रात और दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ, शायद नींबू की वजह से। रात 11 बजे भैरव आ गया था। रूम के सारे फर्नीचर हटा दिए गए थे। भैरव ने अपने माथे पे भभूति लगा रखी थी, हाथ में 2 बड़ी अंगूठियां और गले में काली मां का लॉकेट। भैरव ने लाल कंकु से एक बड़ी गोल आकृति बनाई, जिसके बीचों बीच गेहूं का ढेर किया, फिर चावल और वैसे ही सारी सामग्री रख दी। बीच में यज्ञ कुंड रख दिया। भैरव ने दोनों को उस सर्कल में आने को कहा। कुछ भी हो जाए इस सर्कल के बाहर मत निकलना, वरना मौत का तांडव होगा। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। वो इस सर्कल में नहीं आ पाएगी, भैरव ने समझाते हुए कहा। यज्ञ शुरू हुआ। भैरव ने मंत्र बोलना चालू किया। वो बार बार सरला का नाम ले रहा था पर कुछ हलचल नहीं हुई।
जैसे ही भैरव ने आहुति देना शुरू किया वो गंध आनी शुरू हो गई, हवा तेज होने लगी। दोनों डर गए, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। भैरव सरला के नाम की आहुति दिए जा रहा था। तभी अचानक एक हवा का झोंका आया और सनाया को सर्कल के बाहर फेंक दिया। भैरव खड़ा हो गया। ये कैसे संभव है? तुमने नींबू को हटाया था? भैरव ने वैभव को खिजाते हुए पूछा। थोड़ा सोचने के बाद हाँ, शायद सोफा घसीटते वक्त। वैभव इतना ही बोल पाया कि सनाया की चीख सुनाई दी। दोनों ने देखा सरला ने सनाया का हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों हवा में तैर रहे थे। सनाया के शरीर पे धीरे धीरे जलने के निशान बन रहे थे। तभी भैरव ने एक प्याले में से गंगाजल लिया जिसपे कंकु मिला हुआ था। कुछ मंत्र फूंका और सरला पर डाल दिया, जिससे सरला कमजोर पड़ गई और सनाया का हाथ छूट गया। जैसे ही वैभव सनाया को लेने आगे बढ़ा, सरला ने वैभव की ओर अपना हाथ किया और वैभव उछलकर दीवार से जा टकराया। भैरव फिर से गंगाजल लेने वाला था कि अचानक सरला ने उसे भी उछाल के जमीन पे पटक दिया। वो वही बेहोश हो गया। अब फिर से सरला और सनाया हवा में तैर रहे थे। सनाया बेहोश हो चुकी थी। सनाया के शरीर में से धुआं निकलने लगा। वैभव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो सनाया को कैसे बचाए। तभी, रुक जाओ सरला, छोड़ दो उसे, तुम्हारा गुनहगार मैं हूं। वैभव आवाज की दिशा में मुड़ा और वो उसे देखता ही रह गया। वो वही बूढ़ा आदमी था जो उस दिन वैभव को रास्ते पे मिला था। आप तो। वैभव कुछ आगे बोल पाता, तभी सरला ने बोला, तो तुम आ ही गए मंगेश। और सरला जोर जोर से हंसने लगी। वैभव भी आश्चर्यचकित होकर उस मंगेश को देख रहा था। तो आप इनके पति हो जो इनकी मौत के बाद से गायब थे? वैभव ने कहा। गायब नहीं, भाग गया था मुझे जिंदा जलाकर, सरला ने चीखते हुए कहा। क्या? वैभव ने चौंकते हुए पूछा। सरला ने सनाया का हाथ छोड़ दिया था और वो अब बेहोश पड़ी थी। उस दिन वो काफी शराब पीकर घर आया था। बेटी को तो मैं पहले से ही खो चुकी थी। इतना कर्जा बढ़ गया था कि लोग रोज हमसे पैसे मांगने आने लगे और यह बचे हुए पैसों से शराब पीते थे। बात तब बढ़ गई जब शराब के नशे में ये मुझे मारने लगे। उस दिन भी ये मुझे मार रहे थे। तभी गुस्से में आकर मौने भी एक चमाट दे मारा। इनसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ और इसने मुझ पे शराब छिड़कर मुझे जिंदा जला दिया और भाग गया। लोगों को ऐसा लगा कि मैंने बेटी के गम में आत्महत्या की। इसके बाद जो भी यहां रहने आया मैंने सबको मार दिया। ये घर मेरा है, मैं सबको मार दूंगी, वैसे ही जैसे सविता को मारा, जिसने मुझे मारने के लिए तुम लोगों को इस तांत्रिक के पास भेजा। बहुत अच्छी दोस्त थी वो मेरी। और फिर सरला गुस्से से मंगेश की ओर देखने लगी। उसके गुस्से की वजह से उसके शरीर में से धुआं निकलने लगा, जिसकी गर्माहट वैभव साफ महसूस कर रहा था। मंगेश कुछ बोले उसे पहले ही सरला बड़ी तेजी से उसकी ओर लपकी और एक झटके से मंगेश के आर पार चली गई। बहुत सारी हड्डियां टूटने की आवाज एक साथ आई और मंगेश वही धराशाही हो गया। उसके शरीर में से भी धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे वो हवा में ओझल हो गया। फिर सरला गुस्से में सनाया की ओर बढ़ी। प्लीज छोड़ दो हमें, अब तो तुम्हारा बदला भी पूरा हो गया, चली जाओ यहां से। वैभव ने हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं, ये घर मेरा है, जो भी यहां आएगा मैं उसे मार दूंगी, कोई नहीं बचेगा। सरला जोर जोर से हंसने लगी। तभी भैरव की आंखें खुली। उसने गंगाजल वाला प्याला लिया, उसमें मंत्र फूंका और पूरे का पूरा प्याला सरला पर डाल दिया। अब हंसने की गूंज चीख में बदल गई थी। एक तेज प्रकाश निकला, इतना तेज के दोनों की आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। दोनों ने आंखें खोली। सरला चली गई थी, उसे मुक्ति मिल गई। भैरव ने काली मां के पेंडल को चूमते हुए कहा। सनाया को भी होश आ गया। उसके शरीर पे जो जलने के निशान थे वो भी धीरे धीरे गायब हो गए। सब ठीक हो गया।
अब ये घर सिर्फ हमारा है, वैभव ने सनाया को गले लगाते हुए कहा। सविता जी, रवि और जितने भी लोगों को सरला ने मारा था उन सभी की आत्मा की शांति के लिए दोनों ने बड़ा यज्ञ करवाया। कुछ साल बाद दोनों को एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने सविता रखा। शराब की वजह से हमारे देश में न जाने कितनों के घर बिखर जाते हैं, कितनों के संबंध टूट जाते हैं। पता नहीं जिस चीज, शराब, पर मौत लिखी है, लोग उसके इतने दीवाने क्यों हैं? क्या यही अंजाम होता है इसका? दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।